नमस्ते, जय हिंद। मैं ज्योति सिंह डू स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि ये सब्जेक्ट जो है हमारा होम साइंस का सब्जेक्ट है, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमने लास्ट क्लास में आहार योजन पढ़ा था, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से संबंधित हम आज का भी जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है हमारा चैप्टर है पोषण तत्व। पोषण तत्व कितना हमारी बॉडी में होना चाहिए, क्या चीज़ों की हमें बॉडी में ज़रूरत होती है और क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है। खाने पीने से सारी चीज़ें रिलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको हर क्लासेस में भी बताया है कि होम साइंस सिर्फ सिलाई कढ़ाई बनाई और खाने बनाने से ही तक सीमित नहीं है, वो हमें जीवन के हर उस स्तर के बारे में बताता है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। जैसे हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था वो भी हमारे विज्ञान से संबंधित था और ये भी चैप्टर हमारा विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। वही चीज़ हम आज होम साइंस में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक शुरू होता है पोषण स्तर क्या है। पोषण स्तर शरीर की सारी आवश्यकताओं को जो पूरा करते हैं, शरीर में कोई बीमारी नहीं लगने देते, वो हमारे पोषण स्तर है। पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलने की स्थिति को पोषण स्तर कहा जाता है। उचित मात्रा का मतलब हर एक चीज़ एक परसेंटेज के हिसाब से आपकी बॉडी में खाने पीने की चीज़ें पहुंचनी चाहिए, जिसमें हम ये स्वास्थ्य, विकास और रोग प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो इसकी क्षमता को प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य, विकास, रोग प्रतिरोध, अगर हम सही खाना खाएंगे, सही पोषण में खाएंगे तो इसका मतलब हम बीमारियों से क्या रहेंगे, बिल्कुल दूर रहेंगे। जिसमें ये पिक्चर जो ये फोटो है ये एक दर्शाती है न्यूट्रिशन इज द की। किस चीज़ की है, किस चीज़ की चाबी है? ये चाबी है हम कभी बीमार ना पड़े, ये चाबी है कि हम हमेशा क्या रहें, स्वस्थ रहें। तो इसके लिए हमें सही मात्रा में क्या लेना होगा, प्रोटीन लेना होगा, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, सारे पोषक तत्वों को अपने भोजन में शामिल करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक संतुलित आहार क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और ये भी हमारे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार सभी पोषक तत्वों को सही अनुपात में होता है। सही अनुपात का मतलब हर एक पोषक तत्व का एक प्रतिशत होता है जो हमें खाने में लेने की ज़रूरत है। हम खाने में अगर थोड़ा सा भी उसको कम करेंगे तो इसका मतलब हम बीमारी के रास्ते पे चल चुके हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, ये सब शामिल है। इनमें से एक भी पोषक तत्वों की कमी का मतलब ये है कि हमने बीमारी के लिए अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। शरीर के संपूर्ण विकास, ऊर्जा, रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें ये सारे पोषक तत्वों को लेना होगा अपने शरीर को विकसित करने के लिए। जिसमें एक छोटी सी पिक्चर दिखाई गई है बैलेंस डाइट। इस बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? 10% की अगर हम बात करें तो 10% हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्मली ग्रेन्स होने चाहिए, जो ग्रेन्स हम खाते हैं। उसके बाद 40% हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो मिनरल्स हमें देते हैं। 25% की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वीट होता है, वीट, ब्रेड, इसकी चीज़ों की बात होती है। 25% प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें हम मिल्क और एग, मीट। प्रोटीन हमारा दूध से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, प्रोटीन भी, कैल्शियम भी, और एग से भी हमें मिलता है और मीट से भी मिलता है। ये हमारा परसेंटेज है, एक पर्सन का परसेंटेज है कि उसको इतनी मात्रा में ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नॉर्मली प्रमुख पोषक तत्व होते क्या और उनकी भूमिका क्या होती है। पहला तो प्रमुख तत्व है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमने लास्ट क्लास में बात की थी, प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है? उत्तक निर्माण और मरम्मत। हमारी बॉडी को मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। मरम्मत की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम कभी कमज़ोरी सा फील करते हैं, कमज़ोर, बहुत ज़्यादा थकान, विकास की कमी, हम लगता है कि थोड़ा सा काम किया हम तो थक गए। इसका मतलब हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी है? प्रोटीन की सबसे ज़्यादा कमी है। कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, हमें ताकत देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। अब वो थकान और कमजोरी से क्या रखता है, हमें बहुत ज़्यादा दूर रखता है। वसा, ये अगर हम वसा की बात करें तो नॉर्मली ये है ऊर्जादायक, जो एनर्जी गिविंग फूड होता है। इसको एनर्जी गिविंग इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में ऊर्जादायक कहा जाता है। कोशिका की संरचना करता है, हमारे अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको मजबूत रखता है। कमज़ोर, इम्यूनिटी, थकान। अब इम्यूनिटी जो अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है इम्यूनिटी में कि बॉडी क्या हो जाती है आपकी, थक जाती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। कोई आर्ट्स, अगर
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, छोटा सा एक बच्चा है, वो थोड़ा सा भी काम करता है, 2 सीढ़ियाँ भी नीचे उतरता है, कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इसका मतलब उसके अंदर इम्यूनिटी की क्या है, बहुत ज़्यादा कमी है। और उस कमी को पूरा सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, वसा कंप्लीट कर सकती है। विटामिन ए दृष्टि सुधार, प्रतिरक्षा बढ़ाना। अब रतौंधी जैसी बीमारियां होती है, रतौंधी जैसी बीमारियों की अगर हम बात करें तो हमारी जो आंखों की कमजोरी होती है वो बढ़ने लग जाती है, बहुत ज़्यादा आंखों से दिखना कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास विटामिन ए की क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, संक्रमण की संभावना होती है। संक्रमण की संभावना की बात करें तो ऐसी जो बीमारियां, जो एक बीमारी दूसरे तक पहुंच सकती है, ये संक्रमण की बीमारियां होती हैं। आयरन, आयरन से तो आपको समझ में आ रहा है, लो आयरन जो आपको बहुत ज़्यादा क्या देता है, ताकत देता है। अब आयरन के लिए क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है। आयरन किस चीज़ की कमी पूरी करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है, हमारे ब्लड को अच्छा करना, ब्लड को संरक्षित करना और रक्तचाप को रोकना, ये सारी चीज़ें हमारे हीमोग्लोबिन से निर्माणित होती है। इसमें एनीमिया और कमजोरी जैसी कोई भी स्थिति नहीं होती। एनीमिया नॉर्मली हमें बात करें, आयोडीन, आयोडीन नमक, ज़्यादा आयोडीन नमक में पाया जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, खाने में नमक डाला जाता है। और नॉर्मली इसकी अगर हम बात करें, थायराइड हार्मोन का उत्पादन। थायराइड जो हमारे गले के पास में होता है, यहाँ पे थायराइड में क्या होता है कि अगर थायराइड बढ़ गया इसका मतलब फैट बढ़ जाएगा, थायराइड कम हो गया इसका मतलब फैट कम हो जाएगा। और थायराइड की अगर बात करें तो इसमें घेंगे जैसी बीमारियां होती है, जो गले में सूजन, इस वाले एरिया के पार्ट में क्या हो जाता है कि सूजन हो जाती है। इसका मतलब आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आयोडीन की ज़रूरत है। और आयोडीन सही मात्रा में लेना है, ये भी नहीं कि ओवर ले लेना है, वो चीज़ें भी आगे जाके दिक्कत और परेशानियां खड़ा कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारियां। अभी तो हमने ये पढ़ा लास्ट स्लाइड में कि पोषक तत्व होते क्या हैं, ठीक है, उनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बीमारियां कैसे होती हैं, कि किस चीज़ की कमी से क्या बीमारी होती है। प्रोटीन ऊर्जा की बात करें तो मरासमस की अगर हम बात करें तो मरासमस जैसी बीमारी होती है। दुबला शरीर, सूजन, मांसपेशियों की कमी। अब दुबला शरीर काफ़ी ऐसा पतला सा शरीर हो जाता है, बिल्कुल पतला, जिसमें आपको बोन्स भी बिल्कुल दिखती हैं, जो हमारी रिबकेज होती है वो सारी चीज़ें दिखने लगती है, इसका मतलब उसको प्रोटीन की कमी है। क्वासी रोग कर की अगर हमारी बीमारी करें तो उसमें भी सेम यही होता है कि बॉडी बिल्कुल पतली हो जाती है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, थकान होने लगती है, आँखें अंदर चली जाती हैं। आयरन की कमी किससे क्या, कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, कमजोरी, थकान, चमड़ी का पीला पड़ना, चमड़ी यहाँ हो जाती है, जो आपकी स्किन होती है वो स्किन पीली पड़ने लग जाती है, कमजोरी इतनी ज़्यादा महसूस होती है कि थोड़ा सा चलने में भी लगता है कि अब तो हम थक गए, हमसे कोई काम नहीं होगा। विटामिन ए, रतौंधी, रात में अंधेरे में दिख ना पाना, मतलब नज़र नहीं आता, रात में नज़र नहीं आता, धीरे धीरे कमज़ोर होती है, फिर धीरे धीरे अंधे होने की भी स्थिति बन सकती है अगर विटामिन ए की कमी है तो। विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन डी में हड्डियों की अगर हम बात करें तो हड्डियां कमज़ोर होती है। कभी कभी महसूस किया हो किसी पर्सन ने या महसूस ना किया हो, बैठते टाइम, उठते टाइम हड्डियां जब हम चटकाते हैं या फिर हाथों के साथ खेलते हैं तो ये स्थिति बनती है विटामिन डी। मतलब आपकी बॉडी में विटामिन डी की सबसे ज़्यादा कमी है, जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। ओके, विटामिन सी अगर हम बात करें, स्कार्वी, मसूड़ों से रक्त रिसाव होना, घाव का धीमा भरना, कभी कभी दांत में बहुत दर्द होता है, दांत में दर्द हो रहा है, मसूड़ों से खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और वहाँ पे घाव बन जाता है, घाव बनने के बाद वो सही नहीं होता, इसका मतलब उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, विटामिन सी की कमी है। आयोडीन, नायोडीन की हमने लास्ट स्लाइड में भी बात की कि घेगा जैसी बीमारियां होती हैं, जिसमें गले का सूजना, मानसिक तनाव, ऐसे गले का सूजना, गला बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, धीरे धीरे वो बहुत खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं वो पर्सन जिसके अंदर आयोडीन की कमी होती है। अब हम पढ़ेंगे 24 घंटे के आहार का मूल्यांकन। अब 24 घंटे में क्या खाया, एक पर्सन ने, एक व्यक्ति ने 24 घंटे में क्या खाया और उस खाने में उसने क्या क्या दिक्कतें महसूस की या क्या क्या ताकतें महसूस की, वो ऑब्जर्व करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका एक डाइट प्लान होता है, ऐसे हर एक इंसान का भी क्या होना चाहिए, डाइट प्लान होना चाहिए, खाने का सिस्टम, उन्होंने सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, रात में क्या खाया, शाम को क्या खाया, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि टेस्टी खाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं, जो कि बिल्कुल अपने शरीर के साथ बिल्कुल गलत है। पिछले 24 घंटे में खाए गए सभी भोजनों का विवरण, क्या क्या खाया गया, पोषण पिरामिड के अनुसार पोषक तत्वों की उपलब्धि जांच,
पोषण पिरामिड मतलब संतुलित आहार, क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मली बात करें वसा, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपके खाने में है या नहीं है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आहार की गुणवत्ता और मात्रा को मानक के साथ तुलना करना। आहार की गुणवत्ता, आहार में क्या गुणवत्ता है, जैसे दूध के अंदर कैल्शियम मिलता है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसकी मात्रा, कितना आपकी बॉडी में एक दिन में कैल्शियम जाना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू ये आपकी पिक्चर है जो डेली का हो गया, जैसे ब्रेकफास्ट में हल्का खाना, या फिर नॉर्मली अगर हम बात करें स्प्राउट्स की बात करें, या फिर आटे के जो ब्रेड आते हैं वो खाने चाहिए और दूध लेना चाहिए। उसके बाद लंच की बात की जाए तो लंच में दाल चावल सब्जी का एक कटोरा होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें आफ्टरनून स्नैक्स की तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलेड होना चाहिए, वो हैवी भी नहीं होता, मिनरल्स की कमी भी क्या करता है पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और डिनर की अगर हम बात करें तो डिनर में प्रोटीन से रिलेटेड या फिर विटामिन से रिलेटेड ऐसे कुछ डिनर हो, जैसे प्रोटीन से अगर हम बात करें तो दाल हो गई, पल्सेस जो हम दाल खाते हैं उसके अंदर हमें बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं, दाल चपाती, ये सब चीज़ें हमारे अंदर की जो कमी है, जो हमारे क्या कहते हैं पिरामिड है, खाने का भोजन का पिरामिड है, उसको पूरा करती है। यही खाना एक स्वच्छ और एक अच्छा डाइट प्लान है, और ये खाना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो युवा हो, या फिर कोई बीमार व्यक्ति ही क्यों ना हो, गर्भवती महिला क्यों ना हो, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? पोषक तत्वों के लिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पोषण तत्व को निर्धारण के तरीके कैसे हैं। अब आप निर्धारित कैसे करेंगे कि पोषक तत्व सही और गलत है? तो शारीरिक माप, हर महीने वजन मापना है कि आपका वजन बढ़ तो नहीं गया, अगर बढ़ गया तो भी दिक्कत है, और अगर कम हो गया तो उसका मतलब वो भी आपको परेशान करेगा। लंबाई, हाइट बढ़ना, हाइट नॉर्मली अगर हम बात करें हाइट ना बढ़ना, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। और अगर हम बात करें तो छाती का माप या ब्रेस्ट का माप अगर हम बात करें तो चेस्ट का माप, वो भी आपको बताता है कि आप कितने फैट में हैं और कितने ज़्यादा आप अनहेल्थी हैं, वो सारी चीज़ें। आहार मूल्यांकन, भोजन की मात्रा और पोषक तत्वों की जाँच करना। जैसे मैं हर बार कहते आई हूँ कि भोजन का मूल्यांकन कैसे करना है। आपके भोजन में हर वो पोषक तत्व होना चाहिए जो आपके शरीर के लिए, एक व्यक्ति और एक बच्चे या बूढ़े इंसान के लिए ज़रूरी है, वो सारे पोषक तत्व होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जांच कैसी होगी, क्या खाना है, कैसे खाना है, सुबह क्या खा रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में मैंने क्या लिया, उसको ये भी पता होना चाहिए कि लंच में मैंने क्या खाया और उसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व थे। अगर पता ही नहीं होगा और आप कुछ भी खा लोगे तो वह आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। प्रयोगशाला परीक्षण, रक्त अगर हम बात करें या मूत्र की अगर हम बात करें तो इसमें भी टेस्टिंग होती है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में देखा जाता है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं है, तो इसके थ्रू भी बीमारियों का क्या लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। अब ये हमारा एक छोटा सा पाई चार्ट टाइप में है जिसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, वेजीज भी होनी चाहिए, वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स का होना भी ज़रूरी है और ग्रेन्स का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है कुपोषण। ये तो काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, समझा भी होगा। कुपोषण होता है, कुपोषण होता है खाना। अगर आपको सही समय पे खाना मिलेगा और सही टाइम पे आप हेल्थी और स्वस्थ रहेंगे तो आप कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। अगर आप ज़्यादा क्या कहते खाते हैं तो भी आप कुपोषण का शिकार है और कम खाते हैं तो भी आप कुपोषण का शिकार है। फैट भी एक तरीके की बीमारी है और कमजोरी भी तो उससे ज़्यादा बड़ी बीमारी है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो माल न्यूट्रिशन इंग्लिश में बोला जाता है। इसका परिचय क्या है? कुपोषण तब होता है जब शरीर को पोषक तत्व की कमी हो या अत्यधिक मिलता है, या तो कम मिले या फिर ज़्यादा मिले, दोनों ही स्थिति में कुपोषण है। यह बच्चे और गर्भवती महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बच्चे कभी कभी मना कर देते कि नहीं हमें नहीं खाना, कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं होती, उसकी वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी चीज़ों की कमी होती है और उस कमी की वजह से कुपोषण के शिकार होते हैं। गर्भवती महिलाओं में कभी कभी उनको भूख लगती है, कभी कभी भूख नहीं लगती है। नॉर्मली गर्भवती महिलाओं में देखा गया है कि उस समय उनको चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है और स्वस्थ चीज़ें उनको खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, जिससे संबंधित ये होता है कि उनको भी काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कुपोषण से विकास की रुकावट हो जाती है, हाइट रुक जाती है पहली चीज़, और शरीर में भी बनावट में भी बहुत दिक्कत होती है। रोग प्रतिरोध की क्षमता में गिरावट आती है। रोग रुकता नहीं है, रोग बढ़ता ही चला जाता है। तो ज़रूरी है कि हर एक पोषक तत्वों को सही समय और सही स्थिति में और सही पोषण में लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कुपोषण के प्रकार और लक्षण। कुपोषण होते दो तरीके के, मरामस और क्वासी रोग
कर, ये दो तरीके के होते हैं। अब इसमें क्या है, मरामस की अगर हम बात करें तो अत्यधिक दुर्बलता आ जाती है, मतलब बच्चा या बड़ा या युवा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी सेहत के अकॉर्डिंग वो ज़रूरत से ज़्यादा पतला होता है, जिसमें उसकी हड्डियाँ भी दिखना शुरू हो जाती हैं। त्वचा, झुर्रियाँ, बॉडी में झुर्रियाँ आने आती है, फेस के साथ साथ हाथों पे पैरों पे भी झुर्रियाँ दिखने लग जाती है। इसका मतलब उसके अंदर मरामस की बीमारी आ चुकी है। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, क्वासी-ओरकर की बात कर रहे हैं, जिसमें सूजन, पेट में सूजन, पैर में सूजन, हाथ में सूजन, कभी कभी चेहरे पे भी सूजन दिखने लगता है, पेट फूलना, एसिडिटी टाइप बीमारियां, डाइजेशन जैसी बीमारियां और थकावट होना, ये वो कुपोषण के शिकार हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं एक व्यक्ति के लिए, एक बच्चे के लिए, गर्भवती महिला के लिए, और सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं अपनी बीमारी को शरीर तक पहुँचाने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारियां क्या हैं। आयरन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है, जिससे कमज़ोरी और थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान देखने लगता है अपने आप को, या फिर उसको इतनी थकान होती है कि वो थोड़ा सा कुछ वजन उठाया मैं थक गया, ऐसे कुछ लक्षण आने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ बोलने लगती हैं और कोई भी चीज़ पकड़ते टाइम हाथ कांपते हैं, इस तरीके की बीमारियाँ होती हैं। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त साफ शुरू हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों के अंदर से खून निकलना, और वो घाव जल्दी भरता भी नहीं है। आयोडीन की कमी से घेघा जैसी बीमारियां होती हैं जो गर्दन को पूरी तरीके से फुला देती हैं, और वो बीमारियां शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह भी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पोषण स्तर सुधार का उपाय। अब पोषण स्तर पहले तो नहीं लिया, अब ले रहे हो, तो उसको सुधार कैसे कर सकते हैं। इसका सुधार करने का संतुलित आहार ही लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं। संतुलित आहार लेना है जिसमें सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, किसी की भी कमी नहीं हो। स्वच्छता का ध्यान रखें, आसपास स्वच्छता रहे, जहां आप बैठ के खा रहे हो वो भी साफ हो, और जो आप खाना खा रहे हो वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। समय समय पर स्वास्थ्य की क्या करानी है, जांच करानी है। एक व्यक्ति को महीने में 2 महीने में अपने शरीर में ब्लड टेस्ट की क्या करानी होती है, जांच करानी होती है, जिससे पता चलता है कहीं वो बीमार तो नहीं है, और अगर बीमार है तो वो किस चीज़ से बीमारी से ग्रस्त है। सरकारी पोषण की अगर हम बात करें तो सरकार ने भी बहुत सारे पोषण कार्यक्रम चलाए हैं जो एक बच्चे के लिए और एक गर्भवती महिला के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम ICDS की बात करें, मिड डे मील की बात करें, ये लाभ देते हैं किनको, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और कुछ ऐसे लोगों को जिनके अंदर पोषक तत्वों की क्या होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है। उससे रिलेटेड एक बैलेंस डाइट तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ भाई बैलेंस डाइट, संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं। बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफ स्लीप, एक व्यक्ति को अगर हम बात करें, बच्चे को 8 से 9 घंटे नींद चाहिए अगर उसको अच्छा और स्वस्थ बनाना है और उसका दिमाग अच्छे से चले तो। एक गर्भवती महिला के लिए भी सेम होता है। एक नॉर्मल पर्सन जो जॉब करते हैं, वो चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको 6 से 7 घंटे नींद ज़रूरी होती है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, 4 से 5 लीटर पानी पीना है एक दिन का। कोशिश करनी है कि सुबह ज़्यादा पानी पीना है, रात को कम पानी पीना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है। रिड्यूस ओवरवेट, अगर आप वज़न में ज़्यादा हो अपने हाइट के हिसाब से और अपनी उम्र के हिसाब से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है एक्सरसाइज करें और अपने वेट को कम करें। और अवॉइड स्ट्रेस एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक स्ट्रेस से कभी कभी वज़न बढ़ भी जाता है और वज़न कम भी हो जाता है, ये भी सबसे बड़ा रीज़न है। तो जितना हो सके अवॉइड कीजिए स्ट्रेस, टेंशन लेना ख़त्म करेंगे। एक व्यक्ति हो, एक बच्चा, एक महिला, एक पुरुष, कोई भी हो, स्ट्रेस अगर आपके दिमाग में है तो इसका मतलब आप अपने स्वास्थ्य के साथ क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से खिलवाड़ करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की जानकारी। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि सरकार भी कुछ ऐसे काम करती है जिससे कि पोषण तत्वों को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो ICD जो 0 से 6 वर्षों के बच्चों को और माताओं को क्या देता है, पोषण देता है, स्वस्थ रहने की सेवाएं सारी देता है। अब ICD की अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है और महिलाओं के बारे में। मिड डे मील, ये हर गवर्नमेंट स्कूल में, हर सरकारी स्कूल में प्रोवाइडेड है, जिसमें नर्सरी से लेकर 8वीं तक के हर बच्चे को अच्छा पोषण संतुलित आहार क्या कराया जाएगा, लंच में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें उसको कोई चीज़ की कमी ना रहे। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पोषण
पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। NNACP ये क्या है? एनीमिया से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी उनको रोकने के लिए और उनसे संबंधित कुछ हल निकालने के लिए ये सरकार कार्य करेगी। बच्चों के लिए आयरन एवं फॉलिक एसिड की क्या इंतजाम करेगी। काफ़ी सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को आयरन की गोलियां दी जाती हैं ताकि उनको आयरन से होने वाली जो कमियां हैं वो उसको पूरी कर सके। NIDDCP आयोडीन युक्त नमक द्वारा घेघा रोग को रोकथाम, ये भी एक सरकारी संस्था है जो आयोडीन की कमी से घेघा की बीमारी होती है उसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को समझाना कि एक संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण स्तर पर प्रभाव डालने वाले कारक। अब पोषण स्तर पर प्रभाव डालते हैं आर्थिक स्थिति और शिक्षा। आर्थिक स्थिति, कोई मिडिल क्लास फैमिली से होता है, कोई पुअर फैमिली से होता है, कोई रिच फैमिली से होता है। जिसकी यहाँ पे आर्थिक स्थिति खराब है या घर में जॉब करने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ पे संतुलित आहार मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा की बात करें, अगर एक व्यक्ति को ये नहीं पता कि कौन से भोजन में क्या पोषक तत्व मिलेंगे तो भोजन करने का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता है, ठीक है, कभी कभी वो कार्बोहाइड्रेट, कभी कभी वो मीठा ज़्यादा खाता है, जिसकी वजह से उसको अंदर बीमारियों का जो स्थिति है वो और ज़्यादा क्या चलती चल जाती है, बढ़ती चल जाती है। सांस्कृतिक और धार्मिक संस्कार, धार्मिक और सांस्कृतिक की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं धर्म और संस्कृति भी ये चीज़ कुछ खानों पे रोक लगाते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो कहीं कहीं ये कहा जाता है कि सिंपल खाना खाओ, सादा खाना खाओ, वो भी किसी हद तक ठीक नहीं है। जिसके अंदर प्रोटीन ना हो, विटामिन ना हो, कार्बोहाइड्रेट ना हो, तो वो भी शरीर के लिए नुकसानदेह ही हो सकता है और वो फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बीमारी और मानसिक तनाव, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, प्रभाव डालने के लिए। एक व्यक्ति अगर बीमार है और उसको डॉक्टर ने ये सजेशन दिया है, ये कहा है कि आपके अंदर किस चीज़ की क्या है, बिल्कुल कमी है। किस चीज़ की कमी है, प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की अगर कमी है तो इसका मतलब आपको क्या लेना है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मात्रा में लेनी है। लेकिन अगर आप प्रोटीन को छोड़ के सब कुछ ले रहे हो तो इसका मतलब आप अपने शरीर के साथ, एक व्यक्ति अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मानसिक तनाव भी एक सबसे बड़ा स्तर है। कभी कभी आपने कहीं सुना हो कि माताएं कहती हैं कि खाता नहीं क्योंकि चिड़चिड़ा है। मानसिक तनाव का मतलब होता है दिमाग से। अगर आपके अंदर एक स्ट्रेस की बीमारी है कि आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, एक व्यक्ति बहुत टेंशन ले रहा है, वो कितना भी खाए उसके शरीर को नहीं लगेगा। और दूसरी टेंशन ये होगी कि वो कम भी खाएगा ना तो भी उसके शरीर को क्या लगेगा, वो ज़्यादा लगेगा और उसके अंदर फैट की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। स्वच्छता और साफ पानी की उपलब्धता, आज के समय में या पहले के समय में लोग क्या करते हैं, पानी साफ़ नहीं पीते हैं। कभी कभी पानी ना साफ़ पीने से डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी बीमारी अगर आपसे शुरू हो रही है, किसी व्यक्ति के शरीर से शुरू होती है तो वो सबसे ज़्यादा असर करती है पेट पे। पेट को ही अच्छा खाना चाहिए होता है, पेट को ही अच्छा साफ़ सुथरा पानी चाहिए होता है। अगर आप पेट को कोई चीज़ खराब दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में बीमारी बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीवन शैली और पोषक तत्वों का संबंध। जीवन शैली, आज के टाइम पे हर व्यक्ति बहुत बिजी है, एक छोटा बच्चा भी बहुत बिजी है। क्यों बिजी है, सुबह स्कूल जाना, उसके बाद पढ़ाई करना, खेलना, बस यही सारी चीज़ें उसके जीवन में होती है। एक व्यक्ति जो नौकरी करता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। जैसे कि नॉर्मली सुबह वो उठ रहा है तो वो 8 घंटे की जॉब करता है, जॉब करने के बाद वो घर आ रहा है तो खा रहा है, पी रहा है और उसके बाद वो सो जा रहा है। ये इसमें से आपको कुछ टाइम निकालना होगा जिसमें आप अपनी जीवन शैली को और अच्छा कर सकते हो और पोषक तत्वों को भी पूरा भर सकते हो। जैसे नियमित क्या करना है, व्यायाम। सुबह मॉर्निंग में एक टाइम है, शाम को भी एक टाइम निकाल सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं है वो इवनिंग में भी एक्सरसाइज करते हैं। पर्याप्त नींद, टाइम से नींद, एक व्यक्ति को 6 से 7 घंटे की नींद देनी चाहिए या लेनी चाहिए जिससे उसका दिमाग एक जगह पर स्थिर हो सके। ये पोषण को प्रभावित करते हैं। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो बॉडी में चिड़चिड़ापन होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। नींद पूरी ना होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है डाइजेशन। पाचन तंत्र धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। जंक फूड, ये तो आजकल के रोज़मर्रा के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ये नहीं है तो लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। तो जंक फूड लोग ज़्यादा फोकस करते हैं जंक फूड पे, अपने पोषक तत्वों को छोड़ के। तो जंक फूड का कम सेवन करना है, जितना हो सके उतना कम करना है। अगर एक लाभदायक स्वस्थ शरीर चाहिए तो जंक फूड का सेवन बहुत कम करना पड़ेगा। तनाव को कम करना है, बेहतर पोषण स्तर को बनाए रखना है। तनाव जितना होगा
खाना उतना नुकसानदेह होगा। तनाव में कभी भी खाना आपके शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकता। हमने लास्ट स्लाइड में भी बात की थी कि तनाव होने से इंसान सूख भी सकता है और मोटा भी हो सकता है, दोनों स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भोजन के संरक्षण के तरीके, अब भोजन तो हम कर रहे हैं लेकिन हम उसको स्वस्थ कैसे रखें, हम उसको सेफ कैसे करके रखें और उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना लगे, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि खाना अगर हम खुले में रखेंगे तो खाने में क्या लग जाएंगे, कीड़े, और वो खाना खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अत्यधिक पकाने से पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट। अब आप खाना बनाने के लिए एक महिला या फिर एक पुरुष या कोई भी जाता है, उसको अगर वो नॉन स्टॉप से वो पक रहा है, जब तक उसकी स्थिति पकने तक की खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी वो पके जा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर के सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वो सब क्या होते जा रहे हैं, धीरे 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 समाप्त होते जा रहे हैं। भाप में खाना पकाना चाहिए। भाप में पकाने का एक तो ढकने की स्थिति होती है जिसमें कोई बैक्टीरिया खाने के अंदर नहीं जाएगा। दूसरा, नॉर्मली अगर हम बात करें इसमें गैस का भी कम इस्तेमाल होगा। और तीसरा, एक अच्छा स्वस्थ भोजन आपके सामने आके तैयार होगा। ताज़ा भोजन परोसना, बासी भोजन नहीं खाना है, ताज़ा भोजन खाना है। ताज़ा भोजन खाने से उसके जितने भी प्रोटीन, विटामिन होते हैं वो बॉडी को पूरी तरीके से मिलते हैं। भोजन को ढककर और साफ वातावरण में रखना। अगर भोजन बच जाए और उसको खुला नहीं रखना, अगर आपने खुला रखा है इसका मतलब उसके अंदर सारी बीमारियां आने के लिए तैयार है। तुरंत खोलेंगे आप, रखेंगे, उसके अंदर बैक्टीरियाज आएंगे, वो दिखेंगे नहीं लेकिन वो आपके शरीर के लिए, एक व्यक्ति के शरीर के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो इस पिक्चर के थ्रू बताया जा रहा है कि हम फूड्स को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फ्रीजिंग करना, खाना बच गया है, ढक के पैक करके फ्रीज के अंदर रख दीजिए। उसके बाद कैनिंग का मतलब ये हो गया कि आपके पास कुछ ऐसे स्टील के बर्तन टाइप हो या केन हो, उसके अंदर लिक्विड चीज़ें रख के आप फ्रिज में रख सकते हैं। अगर हम बात करें तो ड्राइंग एंड द, खाने को हमेशा सूखा रखना है, ऐसा नहीं बिल्कुल गीला करके रखना है। और ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं रखना जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो, इससे खाने में भी नुकसान पहुँचता है। अगर हम बात करें तो पैकिंग इन द सेंस, आपको प्लास्टिक की बोतल नहीं, एक जार होगा, शीशे की बोतल, उसके अंदर लिक्विड चीज़ें आप पैक करके रखिए जिससे कि वो खराब भी नहीं होगा। आप 1 से 2 दिन ज़्यादा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड चीज़ें पैक रहें तो ज़्यादा अच्छा है, और सूखी चीज़ें उसको जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दें, तो इससे क्या होगा, भोजन सही मात्रा में सही तरीके से बॉडी में पहुँचने के लिए रेडी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो संक्रमण और पोषक स्तर से संबंधित है। संक्रमण के सबसे बड़ा जो टॉपिक था वो था कुपोषित शरीर। अब कुपोषित शरीर की अगर हम बात करें तो रोग प्रतिरोग की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जहां बॉडी कुपोषित हुई, जहां बॉडी में कमियां हुई किसी भी चीज की, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और स्वच्छता और साफ पानी से संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। आसपास के इलाके, आसपास से का मोहल्ला, आपका घर, एक घर में जहाँ पे आप बैठ के खाना खा रहे हैं, वो सारी जगह बिल्कुल क्या होनी चाहिए, साफ सुथरी। और दूसरा पॉइंट, पानी भी बिल्कुल स्वच्छ पीना है और साफ सुथरा। अगर पानी नहीं पी रहे तो उसको ढक के रखिए जिससे कि उसके अंदर कीटाणु ना जाए। अच्छा पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो संक्रमण से लड़ाई करने में मदद मिलती है। अच्छा पोषण, अच्छा खाना। कहा जाता है कि अगर खाना अच्छा है तो इंसान की सोच भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप खाने को अच्छे में पोषक तत्वों में लेंगे तो आप सोचेंगे भी उतना ही अच्छा जितना आपका पोषक तत्व भी अच्छा होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, पोषण स्तर के नैदानिक मूल्यांकन। पोषण तत्वों को आप कैसे क्या कहते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। बालों, त्वचा, आंखों और नाखूनों की स्थिति से पता लगा सकते हैं कि किस चीज का पोषण का आप शिकायत। दांत से अगर हम बात करें तो मसूड़ों में से खून निकलना नॉर्मली, ठीक है। अगर हम बात करें नाखून वाइट हो जाते हैं, बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं, इससे भी पता चलता है कि कौन कौन सी बीमारियां हो रही है। रक्त परीक्षण से सही पोषक तत्व की कमी होती है। जैसे कभी हम बीमार, तो पता नहीं चलता बीमारी किस चीज़ की, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में निकलती हैं कि ये बीमारियां। तो ब्लड टेस्ट भी एक अच्छा रीज़न है कि हम अपने शरीर को कितना स्वस्थ रखते हैं और हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं उसके बारे में पता लगाना। नियमित स्वास्थ्य जाँच, डॉक्टर्स का कहना है, शरीर का कहना भी है कि शरीर को और एक इंसान को, एक व्यक्ति को पता होना चाहिए उसका शरीर कितना स्वस्थ है। तो उसके लिए हर महीने का एक जांच होती है जिसमें उसे ब्लड टेस्ट, हर तरीके के टेस्ट कराने होते हैं। पता चलता है कि कोई बीमारी तो नहीं है, जिससे कि हम आगे लड़ने के लिए क्या रहें, तैयार रहें। अगर बीमारी शुरुआती है तो वो खत्म भी हो सकती है, बीमारी अगर वो बढ़ गई तो वो खत्म होना मुश्किल ही नामुमकिन सी हो जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक, पोषण शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी। पोषण शिक्षा बच्चों को दिया जाता है, स्कूल्स में समझाया जाता है, डॉक्टर्स को समझाया जाता है, इवन अगर होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनको भी समझाया जाता है कि पोषण किस में कितना है और पोषण का होना कितना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी ना तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी किसी भी मात्रा में कोई भी खाना अधिक मात्रा में खा लेगा या फिर कम मात्रा में खा लेगा, जो उसके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होंगी। स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण शिक्षाएं दी जाती हैं। स्कूल्स में बताया जाता है, साइंस के चैप्टर्स में, होम साइंस के चैप्टर्स में बताया जाता है कि कौन से खाने में कितना प्रोटीन है, नॉर्मली कौन सा खाना हमें खाना है और कौन सा खाना हमें नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंटेज लेना है, विटामिन कितना परसेंटेज लेना है। ये सारी चीज़ें स्कूल में बच्चों को सिखाई जाती हैं। आंगनवाड़ी में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को, माता पिताओं को भी सिखाई जाती हैं कि ये खाने बच्चों को दीजिए जिससे बच्चे का पोषक तत्व बहुत अच्छा हो और उसके विकास के स्तर और अच्छे हो जाए। माता पिता और बच्चों को पोषक तत्व की सारी जानकारी होनी चाहिए। एक माता को, पिता को पता होना चाहिए कि पोषण तत्व कौन कौन से कहाँ पे कैसे कैसे मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें पालक में सबसे ज्यादा मिलता है आयरन। अभी पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा, बच्चे ने कह दे नहीं मुझे पालक नहीं खाना तो वो बना के भी नहीं देंगे। जब पेरेंट्स को, माता पिता को इस चीज़ के बारे में पता होगा, पालक के बारे में, तो वो उसको किसी भी तरीके से पकौड़े के फॉर्म में, सब्जी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में बच्चे को खिलाएंगे ताकि बच्चे की बॉडी में वो आयरन सही टाइम पे और उचित मात्रा में पहुंच जाए। सामुदायिक स्थिति, शिविरों में पोषण की जांच और परामर्श। कहीं कहीं पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं या फिर प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो शिविर लगाते हैं। शिविर का मतलब एक कैंप लगाते हैं जिसमें वहाँ के मोहल्ले के इलाके के लोग आते हैं, फ्री में अपना चेकअप कराते हैं। अब चेकअप करने के बाद पता चलता है कि उनके अंदर क्या बीमारियां हैं, क्या बीमारियां नहीं हैं। उसके बाद विशेष समूह में पोषण की समस्या। अब किस में पोषण की समस्या? नॉर्मली हमने बात की थी कि आर्थिक स्थिति की बात की थी कि आर्थिक स्थिति होने से भी कुछ थोड़ी बहुत हमें समस्या देखने को मिलेगी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि पोषण स्तर कहाँ तक अच्छा और कहाँ तक बुरा है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हैं जिसमें पोषक तत्व, जो पोषण होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से कम होता है। जैसे आदिवासी। अब आदिवासी लोगों को पता ही नहीं होता कि किस में क्या पोषण तत्व है, क्या नहीं है। उनको जो मिलता है वो वही चीज़ें खा लेते हैं, वही चीज़ वो ग्रहण कर लेते हैं। ग्रामीण के लोग नॉर्मली ज़्यादातर करके रोटी खा लेंगे। अब उनको सारे पोषक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, तो ये भी तो कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। शहरी झुग्गी, जो शहरी इलाकों में झुग्गियाँ होती हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से वो उतने पोषक तत्व नहीं ले पाते जो उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इन सारे पोषक तत्वों में क्या हो जाता है, भेद हो जाता है। भेद का मतलब इन लोगों को या तो आर्थिक स्थिति की वजह से या पता ना होने की स्थिति की वजह से पोषक तत्वों में क्या आने लगती है, धीरे धीरे कमियां आ जाती है, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे ये सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर समृद्ध और गरीब वर्गों में पोषण में अंतर, दोनों में बिल्कुल अंतर है। गरीब जो पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, वो अपनी जेब के अकॉर्डिंग सब्जियां खरीदेगा, वो अपनी जेब में जो पैसे होंगे उसके हिसाब से वो पोषक तत्व खरीदेगा। अमीर खरीदने से पहले सोचेगा भी नहीं, वो हर तरीके के पोषक तत्व खरीद सकता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत हद तक आर्थिक स्थिति को लेकर के अंतर है, जिसकी वजह से पोषक तत्वों में भी क्या आ जाता है, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। आपदा और महामारी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई आपदा आ गई, नॉर्मली मान करें कि बाढ़ आ गई या फिर भूकंप आ गया, महामारी अगर हम बात करें, पैंडेमिक्स जैसे कोविड आया था, तो उस टाइम पे भी लोगों ने क्या किया था, अपने आप को घर में बंद किया था। और घर में बंद करने की वजह से रीज़न क्या था कि सारे पोषक तत्व बॉडी के अंदर नहीं पहुंच रहे थे। और आपदा की बात करें तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि घर में खाना क्या बनाएंगे, क्या खरीदेंगे, अपने आप को सबसे पहले बचाना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोषण तत्वों की क्या हो जाती है, धीरे धीरे शरीर में कमियां आनी शुरू हो जाती है। नॉर्मली हर एक स्लाइड में हमने बात की कि क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। फ्रूट्स का होना ज़रूरी है, वेजिटेबल्स का होना ज़रूरी है, प्रोटीन का होना ज़रूरी है, हेल्थी फैट भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फैट नहीं लेना, हेल्थी फैट में आता है घी, ये सबसे ज़रूरी है। दूध में भी कुछ टाइप के थोड़े बहुत फैट मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फैट नहीं लेंगे तो उसका भी हमें नुकसान भोगना पड़ेगा। होल ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो होल ग्रेन्स में हमारे आ जाएंगे गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें हमारे होल ग्रेन्स में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक स्तर पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोषण तत्व में अंतर आ जाता है। जैसे अभी बात की समृद्ध और गरीब परिवार, दोनों में पोषक तत्व का बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्यों?
क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर के देखा जाता है कि पोषक तत्व वो किस तरीके के अपने परिवार को दे सकते हैं और किस तरीके का नहीं दे सकते हैं। तो आगे हम इसके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन जरूरी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर हम बात करें तो पोषण तत्व होता क्या है, इसका स्तर क्या होता है। तो पोषण तत्व का मतलब जिसके अंदर भोजन की हर एक मात्रा पाई जाती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, आयोडीन, ये सब ये हमारे पोषक स्तर की बात कर रहे हैं। संतुलित आहार घटक कौन कौन से? संतुलित आहार के घटक, हमारे संतुलित आहार के घटक जितने भी हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, सारी चीजें हमारे संतुलित आहार के अंदर आ जाती है। संतुलित आहार का मतलब है हर एक चीज एक सही मात्रा में हम अपने भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। कुपोषण, कुपोषण शरीर को कमजोर कर देता है, बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर में कोई ताकत नहीं रह जाती है। कुपोषण दो तरीके के होते हैं, जिसमें हम कम खाना खाएं उसमें भी कुपोषण होगा, और ज्यादा खाना खाएं तो वो भी कुपोषण का ही शिकार है। इसके मुख्य प्रकार क्या होते हैं? सही मात्रा में पोषक तत्वों का नहीं मिलना, ये भी एक मुख्य प्रकार माना जाता है। पोषक तत्व की शरीर से कमी होने वाली दो प्रमुख बीमारियों के बारे में बताइए। अब पोषक तत्व मरामस की हमने बात की थी, मरामस ये सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है, और दूसरी अगर हम बात करें तो घेगा, ये भी एक बीमारी है। हम दो क्यों, हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। आयोडीन की कमी से अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में आयरन नहीं पहुंचेगा। रतौंधी जैसी बीमारियां जिसमें दिखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। रिकेट्स की बीमारियां, कभी कभी बॉडी में हड्डियां कमजोर होती हैं, बॉडी अगर कमजोर है और हमारे मांस में पीलापन आना, ये भी एक रीजन है। और धीरे 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 मांसपेशियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, ये बहुत बड़ी पोषक तत्वों की कमी है। पोषक स्तर की निर्धारण के किन तरीकों से किया जा सकता है? पोषक तत्व निर्धारण रक्त जांच से किया जाता है। 24 घंटे के जो आपने मील लिया है, एक व्यक्ति ने जो मील लिया है, उससे भी जांच की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप साफ पानी पिएंगे, आपके डाइजेशन से भी पता चलता है कि आपका पोषक तत्व कितना अच्छा है और कितना नहीं। भारत में पोषक तत्व के स्तर को सुधारने के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए? तो अगर हम कौन कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम की बात करें तो ICDS कार्यक्रम चलाया गया, जो कि बच्चों को पोषण तत्व देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिड डे मील की अगर हम बात करें तो मिड डे मील भी एक सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी कार्यक्रम है, जो बच्चों को और बच्चों को, प्राथमिक बच्चों से लेकर के 8वीं तक के सारे बच्चों को, सबको पोषण का आहार और संतुलित आहार दिया जाएगा। ये हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इस चैप्टर से बनते हुए हैं और आपके एग्जाम के तौर पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है, पोषण तत्व। हमने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको कोई भी समस्या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके विषय से रिलेटेड आती है तो वेबसाइट पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों दिए हैं। हमारी पूरी टीम आपकी प्रॉब्लम को, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।